देखो, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, यानी कि ब्रिटिश का संवैधानिक जो स्कीम आया वो कैसे आया, मतलब वहाँ के ब्रिटेन के संविधान के बारे में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। देखो, ये पूरा का पूरा ब्रिटेन, मतलब जब हम ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि अरे यार ये सब चीज़ तो इंडिया में भी दिख रहा है। इंडिया में भी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को जो हम अपनाए हुए हैं, एक्चुअली ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटेन से हम लोग बोरो किए हुए हैं, मतलब वहीं से हम लोग सीखे हैं। और ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशंस का हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस पे ज़्यादा इफ़ेक्ट क्यों दिखता है, क्योंकि हम लोग ब्रिटेन के क्या थे, कॉलोनी थे, मतलब हम लोग तो गुलाम ही थे। और हम लोगों को ब्रिटेन का जो शासन प्रणाली था उसके यूज टू हो चुके थे, हैबिचुअल हो चुके थे, आदत पड़ चुका था मतलब उनके सिस्टम में जीने का। तो हम लोगों को उस सिस्टम में चूँकि जीने का आदत हो चुका था, इसलिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशंस को हम देखते हैं कि भारत में जो संविधान यहाँ बना गया उसमें ब्रिटेन का ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे जो ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली की जो बात है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, एज इट इज़ वैसा ही है जैसे वहाँ पर है। कुछ चेंजिंग है यहाँ पर सांसद को उतना ताकत नहीं मिला है जितना ज़्यादा ब्रिटेन के सांसद को मिला हुआ है। यहाँ पे जुडिशरी थोड़ा ताकतवर है, जबकि ब्रिटेन में जुडिशरी उतनी ताकतवर नहीं है। हम लोग बारी बारी करके ब्रिटेन के सारे उसके अलग अलग टॉपिक को देखेंगे और ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशंस का हम लोग इंडिया से, अमेरिका से हम लोग कंपेयर करके भी पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो आया था उसका सबसे पहले बैकग्राउंड देखते हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि 1688 के पहले जो है ब्रिटेन में भी क्या था, मोनार्की सिस्टम था, मतलब वहाँ भी राजतंत्र था। और राजतंत्र का मतलब था कि वहाँ पे राजा ही सर्वोसर्वा होता था, राजा की सरकार थी, राजा जो बोलेगा वही कानून बनेगा, वही कानून कहलाता था। तो पहले मोनार्की सिस्टम था, पूरा इंग्लैंड में वैसे ही चलता था। लेकिन मोनार्की सिस्टम से लोग परेशान हो चुके थे, क्योंकि राजा जो था उस समय उसका नाम था जेम्स सेकेंड। इनसे लोग बहुत नाराज़ रहते थे। जेम्स सेकेंड जो था थोड़ा सा निरंकुश टाइप का राजा था। निरंकुश का मतलब है कि वो लोगों के इंडिपेंडेंस पे, उनके आज़ादी पर वो रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा करते थे। तो लोगों को लगने लगा ये मतलब हर चीज़ पे मतलब दबाव देना मतलब अच्छा नहीं लग रहा था लोगों को। तो लोग चाहते थे, उसमें जो जॉन लॉक जैसे कई सारे जो विचारक थे उन लोगों का भी मानना था कि हम वैसे विचारक का नाम एक बार चेक कर लेते, क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ, जॉन लॉक ही थे। उस समय के जॉन लॉक जो थे वो बहुत बड़े विचारक थे और कहीं ना कहीं देखा जाए उस जॉन लॉक की वजह से ब्रिटेन में क्रांति हुआ। किनके वजह से? जॉन लॉक, ये बहुत बड़े विचारक थे वहाँ पे। ये खुद चाहते थे कि ब्रिटेन में डेमोक्रेटिक सिस्टम आए, राजतंत्र को ख़त्म करके लोकतंत्र आए, क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, पब्लिक के पास ज़्यादा ताकत होती है ना, पब्लिक के पास इंडिपेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो जॉन लॉक क्या किया, वहाँ के लोगों को, इंग्लैंड के लोगों को जो है समझाना शुरू किए, चूँकि बहुत बड़े फिलोसफर भी थे, उदारवादी टाइप के लोग भी थे। लोगों को समझाए कि राजतंत्र और लोकतंत्र में हमारे लिए क्या बेहतर होगा, हम क्यों किसी एक आदमी के अंदर गुलामी करें, हम क्यों हर मामले में उसी का बात करें। तो ये लोगों को समझाते थे कि हम एक ऐसा शासन चाहते हैं जहाँ पर लोगों का अपना शासन हो, जहाँ पर मतलब कि हमारा हेड कौन बनेगा, प्रमुख कौन होगा, वो कौन तय करेगा, जनता तय करेगी। तो लोगों को लगा हाँ बात तो ठीक ही है। तो धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आते गया। अच्छा, ये भाई साहब जेम्स सेकेंड जो है ये एक तरफ से ये जागरूकता लोगों को जगाने का कोशिश कर रहे थे और ये निरंकुश होते जा रहे थे, ये लोगों को परेशान, लोगों की आज़ादी को दबाना चाहते थे। तो ऐसे में लोगों को समझ में आ गया कि नहीं, अब इनका टाइम आ गया। तो वहाँ पे क्या हुआ, सारे जनता लोग मिल करके घेर लिया पूरा वहाँ पे राजघराने को, और वहाँ से अब इनको समझ में आ गया कि ज़्यादा विरोध करेंगे तो निपटा भी देगा, हमको मार दिया जाएगा। ये चुपचाप शांति से जो है वहाँ से अपना गद्दी छोड़ के चले गए। अच्छा, चुपचाप, चूँकि किसी का हत्या नहीं करना पड़ा, राजा का मर्डर नहीं करना पड़ा, इसीलिए इस क्रांति को, जो इंग्लैंड में जो क्रांति हुआ, जो गौरवमयी क्रांति भी जो कहते हैं, ग्लोरियस रिवॉल्यूशंस कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ब्लडलेस रेवोल्यूशंस। क्या बोलते हैं इसको? ब्लडलेस रेवोल्यूशन। क्योंकि कोई किसी का खून नहीं हुआ, चुपचाप शांति से ये अपना सत्ता छोड़े। और इनका जब सत्ता चला गया तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने तय किया कि ठीक है, हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में चलेंगे, लेकिन जो राजा होगा, यानी कि इनकी जो बेटी थी उनका नाम था मैरी, इनकी बेटी का नाम क्या था? मैरी। और उनका जो हस्बैंड था यानी कि जेम्स सेकेंड का जो दामाद था उसका नाम क्या था? विलियम। तो इनको, मैरी और विलियम को क्या बना दिया गया? वहाँ का राज्याध्यक्ष बना दिया गया। मतलब राजा रहेगा, आप राजा बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मनमाना तरीके से नहीं चलोगे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो भी मतलब जो लोग चाहते हैं, लोगों के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। हालांकि ब्रिटेन के पास कोई लिखित संविधान नहीं था, ब्रिटेन के पास कहीं मतलब कि भारत के जैसे स्थिति नहीं थी। जैसे भारत आज़ाद हुआ था तो यहाँ पर संविधान सभा का निर्माण हुआ था,
और असेंबली में अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पर लोगों को बुलाया गया था। वो अपने अपने क्षेत्र से, जब संविधान सभा के जो सदस्य थे वो अपने अपने क्षेत्र से चुन कर आए थे और वो लोग मिल करके यहाँ पर बैठ करके संविधान लिखे, तब भारत में संविधान का निर्माण हुआ है। ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहाँ पर कोई संविधान सभा का गठन नहीं हुआ। वहाँ पर जो लोक विधि चला, जो ट्रेडिशनल तरीके से जो कल्चर चला था, उसी के हिसाब से धीरे धीरे कानून बनते चला गया। मतलब समय के हिसाब से कानून जो है नया नया जुड़ते चला गया। मतलब ऐसे समझो कि हमारे पास एक पूरा बढ़िया मोटा नोट्स है, हमारे पास जो भारतीय संविधान, चूँकि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारे पास है, और ब्रिटेन के पास क्या है, छोटे छोटे पार्ट में चैप्टर बटा हुआ है, अलग अलग किताब है, जो टाइम टू टाइम अलग अलग कानून बनते चला गया। तो ब्रिटेन में जो कानून है वो आमतौर पर कैसे चलता है, समय के हिसाब से बदलते चला गया। तो कानून उस समय एक बार में नहीं है, वहाँ पे जो ट्रेडिशंस के तरीके से, लोक विधि के माध्यम से, जो भी परंपरा के माध्यम से जो चल रहा था, समाज उसी तरीके से चला। बस यही चीज़ था कि राजा को अब किसी प्रकार का पावर नहीं था। राजा हो लेकिन किस प्रकार का, सिर्फ नाम मात्र का हो, आपका ज़्यादा वैल्यू नहीं होगा। हाँ, आप कहलाओगे कि हमारे ब्रिटेन के जो है महाराजा महारानी कहलाओगे, लेकिन आप सिर्फ क्या रहोगे, नाम मात्र के कहलाओगे, बाकी आपके पास ज़्यादा पावर नहीं होगा। तो ये हमारा घटना कब हुआ था, 1688 में हुआ था। अब जैसा ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन का ये तो बैकग्राउंड था एक तरह से, यानी कि उसको अगर हम कहेंगे तो ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कह सकते हैं ना। मतलब क्या, राजतंत्र तो है ही, क्योंकि राजा अभी भी मौजूद है, लेकिन वो कैसा राजा है, वैसा राजा जो अब संविधान के हिसाब से चलेगा। वो कैसा चलेगा, नियम कानून के हिसाब से चलेगा। हालांकि संविधान नाम का कोई किताब नहीं था उस समय, समझ में आया। तो नियम कानून के हिसाब से चलेगा, एक संवैधानिक सिंबॉलिक रूप में एक संविधान के माध्यम से, यानी कि आपको कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। पहले अपने मर्जी से चलता था, लेकिन अब लोगों की मर्जी से चलना पड़ेगा। लोग जो बोलेगा उसके हिसाब से कानून बनेगा। जनता जैसे जीना चाहेगा, जनता सलाह देगा, उसके हिसाब से कानून बनेगा और आपको वो कानून मानना पड़ेगा। तो राजा का बेटा राजा तो बना, मानते हैं राजा का बेटा काफ़ी टाइम तक राजा बनते रहा, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र का था। राजघराने के लोग थे इसमें, लेकिन किसी काम का नहीं था। अभी भी ब्रिटेन में है, मतलब अभी भी देखा जाए तो मोनार्की सिस्टम तो अभी भी दिखता है, और कई सारे लोग तो मजाक भी उड़ाते हैं इस वजह से कि मतलब जो ब्रिटेन दुनिया में सबसे पहले डेमोक्रेसी लाया, लोकतंत्र लाया, और उसी के यहाँ पे जो है मोनार्की सिस्टम दिख रहा है, तो लोग मजाक भी उड़ाते हैं। मतलब क्या मतलब है झुट्ठे का रखे हुए मोनार्की सिस्टम, कोई मतलब है क्या, खुद भी लगता है यूजलेस है। तो परंपरा समझते हो, एक परंपरा, बस वो परंपरा वहाँ पर ढो रहा है और भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर ब्रिटेन के बारे में सेकेंड पॉइंट अगर समझा जाए तो ब्रिटेन में कौन सा सिस्टम चलता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी क्या, संसदीय प्रणाली चलती है। अब इसी को, संसदीय प्रणाली को हम कहते हैं वहाँ पर वेस्टमिनिस्टर सिस्टम भी कहते हैं, कई बार क्या बोलते हैं, वेस्टमिनिस्टर सिस्टम भी कहते हैं। वेस्टमिनिस्टर सिस्टम ये इसको क्यों कहते हैं, इंग्लैंड के पार्लियामेंट्री सिस्टम को वेस्टमिनिस्टर सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि लंदन का वो स्थान है, ये वेस्टमिनिस्टर क्या है, लंदन का एक जगह का नाम है, और वहीं पर चूँकि क्या है, ब्रिटेन का पार्लियामेंट है, यानी कि ब्रिटिश का संसद भवन उसी जगह पर है। तो ब्रिटेन का संसद भवन कहाँ पर है, वेस्टमिनिस्टर में, और इसीलिए ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टमिनिस्टर सिस्टम। समझ में आ गया ना। अच्छा, पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, संसदीय प्रणाली का मतलब क्या है, वहाँ पर सांसद होंगे, और सांसद यानी कि विधायिका होगा, और विधायिका ही कानून बनाएगा। यानी देखो, कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर जो लेजिस्लेचर होगा, जो विधायिका होगा, थोड़ा सा, ए बाबू शांत रहो थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पे जो लेजिस्लेचर की जो हम बात करें, विधायिका की जो बात कर रहे हैं, तो विधायिका तो वहाँ पे लोग चुनेंगे। अच्छा, जो कार्यपालिका होगा वो किसके अंदर से चुना जाएगा, इसी लेजिस्लेचर से एक व्यक्ति क्या बनेगा, एग्जीक्यूटिव बनेगा। जाके थोड़ा डांटो तो, हल्ला ज़्यादा शोर हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो मतलब कि ब्रिटेन में जो सिस्टम चल रहा है वो कैसे चलता है, वहाँ पे जो लेजिस्लेचर होता है, जो सांसद होते हैं, उसी में से कौन बनता है, एग्जीक्यूटिव। आज जुडिशरी क्या होगा, जुडिशरी का मामला हम बताएंगे कि जुडिशरी का मामला थोड़ा अलग रहता है वहाँ पे। तो जो कार्यपालिका है वो किसके चुन के आ रहा है, इसी से चुन के आ रहा है ना। कार्यपालिका कहाँ से चुनता है, विधायिका से चुन के आ रहा है। तो भारत में भी यही सिस्टम है ना, कि भारत में मंत्री कौन बनता है, जो सांसद होते हैं। यानी कि भारत में भी जो कार्यपालिका है वो किससे निकल के आता है, लेजिस्लेचर से ही बनता है। जबकि अमेरिका की बात करेंगे तो वहाँ पर एग्जीक्यूटिव अलग होता है, लेजिस्लेचर अलग होता है, और जुडिशरी अलग होता है। जबकि ब्रिटेन में क्या है कि वहाँ पर लेजिस्लेचर में से ही कौन निकलेगा, एग्जीक्यूटिव। चुनाव किसका होगा, लेजिस्लेचर का, उसी में से कुछ व्यक्ति को क्या बना दिया जाएगा, कार्यपालिका, और इसी को क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ
मिनिस्टर, और उसी का प्रधान हेड होगा, एक व्यक्ति हेड होगा। अच्छा, ये वाला तो हम लोग समझ में आ गई। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या हुआ? पार्लियामेंट्री का मतलब क्या होता है? संसद के माध्यम से ही कार्यपालिका बनेगा, ठीक है, यानी कि लेजिस्लेचर से ही क्या निकलेगा? एग्जीक्यूटिव निकलेगा। ये हमारा हो गया। उसके बाद ब्रिटेन के बारे में कहते हैं कि ब्रिटेन में एक्चुअली क्या है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन से, और लिखे थे, कोई लिखा हुआ नहीं। अभी हम जस्ट बता रहे थे ऊपर कि वहाँ पर संविधान लिखा हुआ नहीं है कहीं पे, वो धीरे धीरे परंपराओं के माध्यम से धीरे धीरे जुड़ते। बहुत सारा लोक विधि वगैरह जो है, ट्रेडिशंस वगैरह से जो लोगों को जो जीने का तरीका था, उसी तरीके को लोगों ने अपना लिया। तो वहाँ पर कैसा है? वहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे संविधान सभा के माध्यम से, वहाँ पर कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। वहाँ पर कोई संविधान सभा मिलकर नहीं लिखा था। 1688 में जब क्रांति हुआ था, उसके बाद ऐसा नहीं हुआ था कि एक संविधान सभा आया और वहाँ पर जो है संविधान बनाया, ऐसा कुछ भी वहाँ पे नहीं हुआ था। उसके बाद वहाँ की जो पार्लियामेंट है, दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर है संसद, यानी कि वहाँ पर क्या है? बहुत ही शक्तिशाली है। और ये बात हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो ये जो संविधान है वो लिखा हुआ है नहीं। तो जब संविधान लिखा हुआ नहीं रहता है, तो ऐसे में ताकत किसके पास आ जाता है? संसद के पास। और जब संविधान होगा तो ताकत किसके पास आ जाएगा? जुडिशरी, क्योंकि न्यायपालिका हम संविधान की व्याख्या करेगा, वो देखेगा। जबकि वहाँ पर क्या है? जो भी व्याख्या करना होगा, जो भी कहना होगा, वो कौन बोलेगा? सांसद ही बोलेगा। सांसद तो मतलब वहाँ के सांसद के बारे में कहा जाता है कि वो प्राकृतिक रूप से जो चीज़ संभव है, मतलब ऐसे समझो कि मतलब प्रकृति के हिसाब से जो जो चीज़ पॉसिबिलिटीज है, वो हर चीज़ कर सकता है। मतलब आदमी को औरत और औरत को आदमी बनाने के अलावा ब्रिटेन की सांसद कुछ भी कर सकता है। मतलब इतनी ताकत है, कोई भी कानून पारित करा सकता है और जुडिशरी कुछ नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पर सर्वोसर्वा कौन है? वहाँ पर ऐसा मनमाना रवैया जो देखने को दिखता है, वो किसके वजह से दिखता है? क्योंकि वहाँ पर संविधान लिखा हुआ नहीं है। तो इस वजह से क्या हो जाता है? इनकी मर्जी चलती है। सांसद बहुत ताकतवर है, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं। अब ये इसको सुन्नम या लचीला संविधान क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर संविधान लिखा हुआ है ही नहीं। जब जो मन में आता है, अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, अपने मर्जी के हिसाब से, जो चीज़ हमें सही लगता है उस हिसाब से कानून बना लेते हैं। वहाँ पर कानून को रिजिड नहीं होता है। वहाँ पे सांसद के मूड पर डिपेंड करता है। और देखो, कहने का लगता है कि बाप रे बाप, जैसा लग रहा है एकात्मक शासन है, उस तरह चीन के जैसा लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में वैसा भी वहाँ पे नहीं है। तो वहाँ पर क्या चल रहा है? वहाँ पर संसद क्या है? बहुत ही शक्तिशाली है। उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि ब्रिटेन में यूनिटी सिस्टम चलता है, एकात्मक शासन प्रणाली चलती है। इसका मतलब क्या हुआ? कि वहाँ पर केंद्र के पास ज़्यादातर ताकत है और राज्यों के पास ताकत है। वहाँ की जो लोकल बॉडीज़ है, मतलब कि जो वहाँ पे जो जैसे कि नगर पालिका वगैरह, या फिर राज्यों के पास जो अपनी पावर होती है, मतलब नगर पालिका जैसा स्ट्रक्चर वहाँ भी है। वहाँ भी राज्य के स्तर पर अधिकारी होते हैं, क्षेत्रीय स्तर पर शासन होते हैं, लेकिन उनका वैल्यूज़ उतना नहीं है। क्योंकि जो भी ब्रिटेन का सांसद बोलेगा, उसी के हिसाब से ब्रिटेन के सारे राज्य को फॉलो करना पड़ेगा। तो सारा का सारा क्या देख रहे हो यहाँ पे? केंद्रीकरण है, यूनिटी सिस्टम है। केंद्र जो भी फैसला करेगा, वही फैसला पूरे राज्य को मानना पड़ेगा। जबकि भारत में तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे राज्यों के पास अपना कानून है और केंद्र के पास अपना कानून है। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ पर थोड़ा सा केंद्र के पास ज़्यादा ताकत है। इसलिए भारत के बारे में कहा भी जाता है कि हम लोग कहने के लिए संघात्मक हैं, मतलब, लेकिन है ना, लेकिन थोड़ा सा झुके हुए किसके तरफ हैं? एकात्मक की तरफ झुके हुए हैं। संघात्मक का मतलब क्या होता है? कि राज्यों के पास भी उतनी ताकत होनी चाहिए जितनी ताकत किसके पास हो? केंद्र के पास हो। लेकिन भारत में क्या है कि केंद्र के पास थोड़ा सा पावर क्या है? थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास ज़्यादा है? केंद्र के पास। जबकि जब हम लोग अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य के पास है। मतलब केंद्र वहाँ उतना ताकतवर नहीं जितना ज़्यादा राज्य है। तो अमेरिका में राज्य मजबूत है, ठीक है। भारत में केंद्र थोड़ा सा मजबूत है राज्य की तुलना में, और ब्रिटेन में तो पूरा का पूरा केंद्र ही मजबूत है। समझ में आया? तो तीनों सिस्टम समझ में आ गया। तो वहाँ पर क्या चलता है? एकात्मक प्रणाली, मतलब जो भी केंद्र सरकार कानून पारित करेगी वो राज्यों को भी मानना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्या देखते हैं कि ब्रिटेन में राज्याध्यक्ष राजमुकुट है, इसको कहते हैं क्राउन का शासन। क्राउन, ये राजमुकुट क्या है? एक संस्था है, मतलब एक इंस्टीट्यूशन है, संस्था कह सकते हो, क्राउन। अब उस संस्था के अंतर्गत जो है कई सारे राजा आते रहते हैं। मतलब जो क्राउन है, उस क्राउन के अंदर कभी क्राउन जो है कि एक तरह से ताज समझो, ताज मतलब कभी मतलब जो राजा जो मतलब हर बार चूंकि राजा बदलते रहते हैं, तो क्राउन भी क्या होगा? तो क्राउन तो एक पोस्ट के जैसा हो गया ना, एक संस्था के पद के जैसा हो गया। जबकि राजा उस पर क्या होगा? राजा आते चले जाएंगे, तो राजा चेंज होते चलेगा, लेकिन क्राउन के अंतर्गत ही आएगा। राजमुकुट सबके अंतर्गत, मतलब कि सब क्राउन के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। तो वही तो पहले भी बता चुके हैं। उसके बाद देखते हैं कि ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट, जो संसद है,
उसमें कितने सदन है? 2 सदन है, बाइकैमरल सिस्टम है। अब ये 2 सदन में कौन कौन आएगा? सबसे पहला होता है हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि शॉर्टकट इसको अगर समझेंगे तो क्या हो जाएगा? HOC, हाउस ऑफ कॉमन। देखो हम लोग बाद में इसी का शॉर्टकट का यूज़ करेंगे, हाउस ऑफ कॉमन्स। और दूसरा क्या हो जाएगा? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी कि HOL। तो हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये पार्लियामेंट का 2 सदन है। जैसे भारत में राज्यसभा और लोकसभा होता है, उसी तरह ब्रिटेन में क्या है? हाउस ऑफ कॉमन्स है और क्या है? हाउस ऑफ। अब जरा इसके बारे में समझो, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कॉमन सभा, और इसको क्या बोलते हैं? लॉर्ड सभा बोलते हैं। देखो इसको ब्रिटेन में निचला सदन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? निचला सदन। और हम पहले भी बता चुके हैं कि निचला सदन को क्या बोलते हैं? अस्थायी सदन, यानी इसको क्या बोल सकते हैं? टेम्पोररी। और जबकि इसको क्या बोलते हैं? परमानेंट, मतलब इसको अस्थाई बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? अस्थाई। अब ये निचला सदन है इसलिए इसको अस्थाई सदन कहते हैं। जैसे भारत की बात करें तो भारत का जो लोकसभा है, लोकसभा हमारा क्या है? निचला सदन है ना, क्योंकि लोकसभा का विघटन कभी भी हो सकता है। लोकसभा खत्म, यहाँ पे सरकार भी खत्म। इंग्लैंड में भी जस्ट वही सिस्टम है, क्योंकि हम लोग वहीं से सीखे हैं। तो भारत का लोकसभा हो या फिर इंग्लैंड का हाउस ऑफ कॉमन्स हो, एक अच्छा अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में कौन कौन था? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। बताए थे ना, अमेरिका में कौन सा था? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। तो वहाँ पर अगर हम अमेरिका से तुलना करें तो अमेरिका का निचला हाउस कौन था? लोअर हाउस कौन था? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अगर अमेरिका की बात करेंगे तो HOR हो जाएगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और इंडिया की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? लोकसभा। याद रहेगा ना? अच्छा, उसी तरह से अगर ब्रिटेन की जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है भारत में, उसके सेंस में अगर समझा जाएगा तो राज्यसभा हो जाएगा। और अमेरिका की बात करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? सीनेट के जैसा हो जाएगा, जो दूसरा सदन है। हम लोग पढ़ेंगे पूरा अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ पे बताएंगे पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चूँकि तुलना कर करके बार बार पढ़ना है, तो देखो उसको अपर हाउस कहते हैं वहाँ पे। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मतलब वो अस्थाई सदन मानते हैं। और ये एक तरह से क्या है? देखो एक तरह से अगर देखा जाए तो ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का उतना वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं वैल्यू? तुम समझो जरा सा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो मेंबर होते हैं ना, वो दरअसल कौन कौन मेंबर होगा? मतलब जो राजवाड़े लोगों का, जो कुलीन लोग वहाँ का है, वो लोगों का समूह रहता है। कुछ पढ़े लिखे लोग भी इसमें रहते हैं, पादरी लोगों का भी समूह होता है। तो राजवाड़े लोगों का, पादरी लोगों का, वैसे लोग खास करके इसमें होते हैं जो कि सेलेक्टेड नहीं होता है, जिनका चुनाव नहीं होता है। ऐसे लोगों की संख्या वहाँ पे लगभग 800 से 1200 तक पहुँच चुकी है। अभी इसके बारे में हम अलग से बताएंगे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा। फिलहाल के लिए बस इतना समझना है, ये हमारा उच्च सदन और ये हमारा क्या है। तो इसको पहले कवर कर लेते हैं, इसके बाद फिर इसको मिटा करके हम फिर ये बताएंगे, ठीक है। अब इसको अब देखो इसमें कितने मेंबर हैं वहाँ पे? 650 सदस्य हैं। अच्छा, ये जो 650 सदस्य होंगे अलग अलग क्षेत्र से आएगा चुन करके, यानी कि ब्रिटेन को 650 पार्ट में बांटा हो गया होगा वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से। तो जनसंख्या के, मान लो कि वहाँ पे जनसंख्या सपोज दैट एजम्पशन लगा, मान लो 20 करोड़ है, तो 20 करोड़ को 650 से भाग दे दो। जितना जनसंख्या होगा उस हिसाब से हर एक क्षेत्र पर एक एक व्यक्ति चुनकर आएगा और वही लोग मिल करके क्या बनाएंगे? कानून बनाएंगे। अच्छा, उसी में से कुछ लोग क्या बन जाएंगे? एग्जीक्यूटिव। क्योंकि अभी जस्ट बताए थे ना कि लेजिस्लेचर से ही एग्जीक्यूटिव चुनाएगा, इसलिए हम क्या बड़ा गोला में से छोटा गोला दिए थे, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव इसी का हिस्सा है, ठीक है। अब समझना, तो ब्रिटेन का जो पीएम बनेगा वो तो इसी से न बनेगा, एग्जीक्यूटिव से तो पीएम बनेगा ना। और इसी एग्जीक्यूटिव का, जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, उसी का हेड कौन कहलाएगा? पीएम। अभी जस्ट बता रहे हैं। देखो अब निचला सदन में कितने लोग होंगे? 650 सदस्य होंगे और उनका चुनाव क्या होगा? प्रत्यक्ष रूप से होता है। अपने अलग अलग क्षेत्र से उनका चुनाव, जैसे भारत में लोकसभा का चुनाव होता है, जस्ट लाइक वहाँ पर इसी तरह से होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और उनका टाइम पीरियड कितना होता है? 5 साल। तो भारत में भी हम लोग कितना देख रहे हैं? 5 साल। अच्छा, अमेरिका में हम लोग कितना देखे थे? 4 साल देखे थे। 4 साल था कि 2 साल था? 2 साल था, 4 साल नहीं था। 4 साल तो वहाँ के राष्ट्रपति को है और उपराष्ट्रपति का है, ठीक है। अब देखो वहाँ पर एक चीज़ समझना, इनका वैल्यूज उतना नहीं है, मेरी बात को समझना। वहाँ पे जब भी कोई कानून बनाना अगर होता है ना, तो इनका ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है। हालांकि भारत में राज्यसभा से बहुत सलाह लिया जाता है। जैसे भारत में अगर संविधान संशोधन करना हो तो वहाँ पे यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों से परमिशन लेना पड़ता है, तब जा करके आप संविधान में संशोधन कर सकते हो। जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में इनका वैल्यू भी उतना नहीं है। ब्रिटेन में क्या होता है कि मतलब कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, अगर इसको कोई कानून पारित करना हो, तो अगर मान लो किसी बिल पर, किसी विधेयक को, किसी बिल को अगर साल में यही 2 बार अगर खुद पारित कर दे तो वो कानून बन जाता है।
जैसे फर्स्ट टाइम पारित किया, मान लो पहला बार जब बहस वहस होकर के कानून जब बिल सबके सामने पेश किया हो गया होगा, तो हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में पारित उतना अच्छा से नहीं हो पाया होगा, लेकिन सेकेंड बार में जैसे फिर उस बिल पे दोबारा अगर बहस होगा तो सेकेंड टाइम में पक्का कानून बन जाएगा वो। मतलब फर्स्ट राउंड में समझो कि एक तरह से आपस में डिबेट होता है, कानून पे बहस चलता है, और सेकेंड राउंड में क्या हो जाता है, वो इनको पूछता भी नहीं है कोई वहाँ पे। मतलब अगर भारत की राज्यसभा से तुलना करें तो इनका कोई वजूद ही नहीं है उससे। तो मतलब कि फिर अमेरिका के सीनेट की बात करें, सीनेट का तो कम से कम वैल्यूज़ भी है। अमेरिका में 50 राज्य है और हर एक राज्य से 2-2 मेंबर आता था, तो वहाँ पे 100 मेंबर होता था। भारत में लगभग 245 के आसपास है यहाँ पे राज्यसभा का मेंबर, और यहाँ पे कितना है, 800 से 1200 है। मतलब भीड़ बढ़ाया हुआ है पूरा। ठीक है, अब एक चीज़ और समझो, ब्रिटिश की जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव की जो बात करते हैं, ये जस्ट इसकी बात करें तो ब्रिटेन की जो एग्जीक्यूटिव है वो किसके लिए काम करती है? जो एग्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेचर से चुन कर आया, वो किसके लिए काम करेगी? वो काम करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए। यानी कि ब्रिटेन का जो कार्यपालिका है वो मंत्री परिषद के लिए काम करता है। मंत्री परिषद मतलब क्या होता है? कुछ लोगों का समूह, जो लोग मंत्री होगा, और उसका अध्यक्ष कौन होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि समझो इस लेजिस्लेचर से, सपोज एजम्पशन लगा रहे हैं, मान लो यहाँ पे कितने लोग हैं, 650 लोग हैं ना, मान लो इसमें से 150 आदमी, 650 में से 150 आदमी जो है एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, मंत्री वगैरह है। अच्छा, इसी को 150 आदमी को हम क्या बोलेंगे? काउंसिल ऑफ। और इसी 150 में से कोई एक व्यक्ति क्या कहलाएगा? पीएम। क्योंकि सभी लोग तो मिनिस्टर कहलाएंगे नहीं, तो जो कुछ लोग होंगे जो इसमें जो एग्जीक्यूटिव में आएगा, जो 150 लोग, मान लो अनुमान के तौर पे, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, उसमें से किसी एक व्यक्ति को हम क्या बनाएंगे? पीएम। और वही उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या होगा? अध्यक्ष। जैसे लाइक भारत में भी वही होता है। देख तो यहाँ पे कितने सारे मंत्रालय हैं, यहाँ पे कोयला मंत्रालय है, खनिज मंत्रालय है, दुनिया भर के मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है। ये सब क्या है? ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब मंत्री है। मंत्रियों का समूह को ही क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक जो अध्यक्ष होता है वो हमारे क्या है? पीएम। तो भारत में मोदी जी हैं, और मोदी जी के अंदर सारे मिनिस्टर लोग हैं। तो समझ में आया? तो जो कार्यपालिका वो किसके लिए काम करती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए। समझ में आ गया? इसको मिटा करके फिर हम लोग हाउस ऑफ लॉर्ड्स को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब जा समझते हैं हम लोग हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बारे में। देखो, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो मेंबर होते हैं वो दरअसल इलेक्टेड नहीं होते हैं, उनका कोई चुनाव के माध्यम से वो उनके मेंबर नहीं बनते हैं, क्योंकि वो राजघराने के माध्यम से लोग आते हैं वहाँ पे, तो उनका तो चुनाव होता नहीं है। देखो, अब इसके सदस्य में कौन कौन से लोग होते हैं? आमतौर पे जो पुरोहित वर्ग के लोग होते हैं, जो पादरी वर्ग के लोग होते हैं, वो इनके मेंबर होते हैं। उसके अलावा देखो, उसके अलावा लॉर्ड्स अपॉइंटमेंट कमीशन एक संस्था है, लॉर्ड्स अपॉइंटमेंट कमीशन। इसके माध्यम से भी कुछ जो विशेष योग्यता रखते हैं उनको भी चुना जाता है इसमें, जो मतलब किसी खास क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन होते हैं, किसी शिक्षा के माध्यम से, कोई कला के माध्यम से, कोई स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे होंगे। जैसे कि यहाँ भी राज्यसभा में जो मेंबर है, कई लोगों को इसी बेस पे बनाया जाता है, जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था। तो कुछ विशेष योग्यता रखने वाले लोगों को भी लॉर्ड्स अपॉइंटमेंट कमीशन के माध्यम से इनको भी मेंबर बनाया जाता है। इसके अलावा और कौन कौन मेंबर है वो जरा देखते हैं। सबसे पहले समझो कि इसमें सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर का कुछ भी मतलब संख्या क्या है? फिक्स नहीं है। ये कितना भी ज़्यादा या कम हो सकता है। मतलब कि वर्तमान में अगर देखा जाए ये 800 से लेकर के 1200 तक पहुंच चुका है संख्या उसका। मतलब घटते बढ़ते रहता है। ये कोई जो नंबर है वो फिक्स नहीं होता है। कभी 800 मेंबर है, कभी 900 होगा, कभी 1000 होगा। तो 1200 तक लगभग गया है इसमें मेंबर। अब इसमें जो पुरुष वर्ग के लोग, जो भी पुरुष होते हैं, इसके सदस्यों में जो पुरुष होते हैं उनको लॉर्ड बोलते हैं, और जो महिला होती है उसको क्या बोलते हैं? लेडी। तो उनके नाम से पहले लेडी लगता होगा, जैसे लेडी गागा, इस तरह से नाम नहीं, तो मतलब कि लेडी लगाया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में ये जो लॉर्ड और लेडी जो है वहीं से ये परंपरा चलते आए। हम लोग के यहाँ पे देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जो वकील लोग जो अर्जी करते हैं कुछ भी, तो माय लॉर्ड है ना, मतलब कि लॉर्ड का मतलब क्या होता है? ईश्वर। तो अभी भी वहाँ पे राजा को प्रतीकात्मक रूप से ईश्वर के बराबर समझा जाता है, मतलब प्रतीक के रूप में। तो लॉर्ड शब्द का मतलब क्या होता है? ईश्वर ही होता है। पता ना लेडी का मतलब ईश्वर नहीं होती है, क्या होती है पता नहीं, लेकिन लॉर्ड का मतलब तो ईश्वर होती है। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, अब इसके मेंबर के बारे में देखो। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो प्रमुख होंगे, जो इसके हेड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लॉर्ड चांसलर। याद रहेगा ना, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो प्रमुख होते हैं उसको क्या बोलते हैं? लॉर्ड चांसलर होते हैं। वो तो कोई एक ही व्यक्ति होगा। उसके अलावा इसमें होता है लॉर्ड्स स्पिरिचुअल होता है।
अब ये लॉर्ड्स स्पिरिचुअल क्या होता है, यानी कि लॉर्ड्स स्पिरिचुअल का मतलब जो पुरोहित वर्ग से जुड़े हुए जितने भी मेंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनके समूह को बोलते हैं लॉर्ड स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल समझ में ना, अध्यात्म से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसको स्पिरिचुअल कहते हैं। तो क्या बोलते हैं, लॉर्ड्स स्पिरिचुअल। हम बता चुके हैं पहले भी कि इसमें पुरोहित वर्ग के लोग होते हैं, तो पुरोहित वर्ग के जो समूह होते हैं उसको क्या बोलते हैं, लॉर्ड्स स्पिरिचुअल बोलते हैं। उसके अलावा जो बाकी मेंबर जो बच गया उसको क्या बोलते हैं, लॉर्ड टेम्पोरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लॉर्ड टेम्पोरल। तो इसमें कौन कौन हो जाएंगे, लॉर्ड चांसलर जो इसका प्रमुख होगा, उसके अलावा कौन होगा, लॉर्ड स्पिरिचुअल यानी कि जो पुरोहित वर्ग से जुड़ा हुआ सदस्य है, और इसके अलावा जो भी सदस्य बचा उसको क्या बोलते हैं, लॉर्ड टेम्पोरल। याद रहेगा ना। इसके 3 मेंबर कौन कौन है, मतलब मेंबर तो लगभग 800 से 1000 होगा, लेकिन उसी में 3 पार्ट में बांटा गया है। तो कौन हो जाएगा, लॉर्ड चांसलर जो उसका हेड होगा, लॉर्ड स्पिरिचुअल जो पुरोहित वर्ग से जुड़े हुए मेंबर होंगे, और उसके अलावा जो बाकी जो सदस्य बचे उसको क्या बोलते हैं, लॉर्ड टेम्पोरल। अब जैसा देखना, इसी में से, इसी सदस्यों में से 12 होता है, 12 लॉ लॉर्ड्स होता है। मतलब ये तो इसमें आएगा, शेष सदस्य में से आएगा। तो ये जो 12 लॉ लॉर्ड्स होता है इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, लॉ लॉर्ड्स। अब ये क्या होता है, ये जो मेंबर होते हैं वो दरअसल कानूनी क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। यानी कि जो 12 सदस्य, जो इनमें से जो 12 लोगों को जो चुना गया है वो कानून के बहुत अच्छे जानकार होते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, लॉ लॉर्ड्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, विधि लॉर्ड्स। कितने सारे विधि लॉर्ड्स होते हैं, 12। और इनका जो है आमतौर पर जो कार्यकाल कोई फिक्स नहीं होता है, वो आजीवन रूप से रह सकते हैं। वैसे आमतौर पर 75 वर्ष तक जो अपनी मतलब कि कार्यशील अवस्था में होते हैं, एक्टिव अवस्था में होते हैं। लेकिन अगर चाहे तो 75 वर्ष के बाद भी अगर काम वाम नहीं भी करना चाहे तो भी इसके सदस्य बने रह सकते हैं। मतलब आपको रिटायर करने का टेंशन बिल्कुल भी नहीं, आप आजीवन बने रहिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक्टिव जो होता है वो 75 साल तक की रहता है, ठीक है। मतलब 75 साल के बाद अगर वो काम करने का इच्छा है तो ठीक है, वरना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बने रहिएगा, सदस्य में आप बैठे रहिएगा, कम से कम अपना अनुभव तो शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो बूढ़े लोग होते हैं। तो अच्छा, ये जो अब समझना, जो वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट जो होता है, वहाँ पे जो ब्रिटेन का जो सुप्रीम कोर्ट, जो न्यायालय की जो बात, जुडिशरी की जो बात करें, वो जुडिशरी में कौन कौन लोग होते हैं। तो सबसे पहले तो लॉर्ड चांसलर होता है, यही लॉर्ड चांसलर यानी कि HOL का जो हेड होता है, एक व्यक्ति वो आ गया। उसके अलावा कौन होगा, 12 लॉ लॉर्ड्स, यानी कि ये दोनों मिल करके वहाँ पर क्या चलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चलाते हैं। मतलब वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में कितने लोग होते हैं, 12 + 1, तो 12 क्या हो जाएगा, लॉ लॉर्ड्स हो जाएगा। और एक व्यक्ति कौन हो जाएगा, लॉर्ड चांसलर जो HOL का हेड है। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि जो जुडिशरी के जो लोग आते हैं वो किससे चुन कर आते हैं, HOL का। अच्छा, जुडिशरी के लोगों का वहाँ पर उतना पावर है ही नहीं, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ये सारे लोग क्या है, प्रतीकात्मक रूप से। जब कभी कभी मतलब वहाँ पे कुछ वैसा मुद्दा फंस जाता है तो आमतौर पे अंतिम रूप से अपील जो है वो यहीं पर होता है, सुप्रीम कोर्ट में होता है। तब इनका वैल्यू बढ़ता है उस समय, तब ये कुछ फैसला सुनाते हैं तो अलग बात है। हालांकि उनके फैसले को वहाँ के जो पार्लियामेंट है वो माने ना माने उनकी मर्जी पर निर्भर करता है, ठीक है। अब ब्रिटिश का जुडिशल सिस्टम का जो बात करते हैं तो उनके पास जुडिशल रिव्यू होगा, उनके पास न्यायिक पुनरावलोकन है, न्यायिक पुनरीक्षण है नहीं। वो जो सुप्रीम मतलब देखो वहाँ का जो जुडिशरी है, पार्लियामेंट, अगर सांसद वहाँ पे कोई भी कानून बनाता है उस पर वो रिव्यू नहीं कर सकता है। अब देखो वो क्या देखो, अभी इसको हम पहले बात बताते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। अच्छा, ये तो बता ही चुके कि 2010 में सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पे गठन हो चुका है। पहले सुप्रीम कोर्ट उस तरह से नहीं था, पहले तो इसी में से कुछ लोग मिल करके यही लोग जो है, मतलब सुप्रीम कोर्ट तो समझो कोई काम का ही नहीं था, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता था, सारा काम तो संसद ही कर देते थे। लेकिन औपचारिक रूप से, एक सिंबॉलिक रूप में 2010 में वहाँ पे इंग्लैंड में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ, और वही 12 लॉ लॉर्ड्स और प्लस एक व्यक्ति कौन, लॉर्ड काउंसलर, इनको मिला करके लॉर्ड चांसलर जो है, इनको मिला करके वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ये मेंबर में आते हैं। अब जो वहाँ पे सिस्टम चलता है, वहाँ पे जुडिशरी के हिसाब से अगर देखा जाए, हम चूँकि पहले बता चुके हैं वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू नहीं है, तो वहाँ पे कौन सा सिस्टम चलेगा, प्रोसीड्यूर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाला सिद्धांत चलता है। ये एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत का मतलब क्या होता है, इस सिद्धांत का मतलब है कि जो सांसद जो कानून बनाएगा, जो भी कानून बनाएगा, ये कानून बनाने का प्रोसेस तो चेक करेगा, लेकिन कानून आप किस चीज़ पर बना रहे हो उससे इसको मतलब नहीं है। मतलब कानून बनने का सिर्फ तरीका देखेगा, तरीका आपका ठीक होना चाहिए, बाकी कानून आप XYZ आप कुछ भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी आए, जिस मतलब कि ये कंटेंट को चेक नहीं करता है, विषय वस्तु आप किस चीज़ पर कानून बना रहे हो इस चीज़ से उसको कोई मतलब नहीं है, बस ये आपका क्या देखेगा, प्रोसेस। जबकि जब हम बात करते हैं, जब अमेरिकन जो सिस्टम की जब हम बात करें, अमेरिकन जुडिशरी की जो बात करें, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। वहाँ पर क्या होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या होता है, मतलब विधि के मतलब वहाँ पे क्या होता है, यथोचित विधि प्रक्रिया। मतलब वहाँ पर ये दोनों चीज़ चेक करेगा,
विधि द्वारा मतलब पहले तो विधि मतलब प्रोसेस तो आपका कानून बनाने का अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपका कंटेंट भी क्या होना चाहिए, वो भी सही होना चाहिए। तो वहाँ पर इसका मतलब है कि संविधान संशोधन करने की जो ताकत है, जो ब्रिटेन में जो वहाँ पे संविधान संशोधन करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब मर्जी आता है वहाँ पे संविधान संशोधन तुरंत हो जाता है। वही वहाँ जो पार्लियामेंट जो मेंबर होते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के जो लोग होते हैं, साल में सिर्फ 2 बार अगर किसी बिल को पारित कर देगा वही कानून बन गया। तो वहाँ पे संविधान संशोधन करना कोई बड़ी बात नहीं, वहाँ पे कोई भी कानून बनाना बहुत ईजी है। भारत के जैसा नहीं है। भारत में कानून बनाना और उसका प्रोसेस होता है, उसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों का मतलब उसमें रजामंदी होता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ देखो, तो मतलब वहाँ पे विषय वस्तु चेक होगा, आप कानून किस चीज़ पर बना रहे हो उसको कोई मतलब नहीं, सिर्फ चेक करेगा आपका कानून बनाने का तरीका आपका सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ब्रिटेन में कौन सा लॉ चलता है, पॉजिटिव लॉ। सकारात्मक विधि का मतलब होता है कि वहाँ पे मनुष्य द्वारा जो बनाया हुआ जो कानून होगा उसी को सर्वोच्च माना जाएगा, यानी कि जो सांसद बनाएंगे उसी कानून को वहाँ पर क्या माना जाएगा, सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा। जबकि वहाँ पर नेचुरल लॉ नहीं चलता है, प्रकृति के हिसाब से जो नियम होता है वो वहाँ पर नहीं माना जाता है। जैसे ब्रिटेन अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर नेचुरल लॉ को फॉलो किया जाता है, और इंडिया में भी क्या माना जाता है, नेचुरल लॉ को। तो यहाँ देखो अमेरिका में और भारत में नेचुरल लॉ इसलिए चलता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि प्रकृति के हिसाब से चीज़ें चलती है, मतलब प्रकृति के हिसाब से जो नियम है उसको यहाँ पर ज़्यादा महत्व दिया है। यहाँ पे संविधान के हिसाब से चीज़ें चलती है, और वहाँ पे संविधान का वैसा वैल्यूज़ नहीं है, मतलब लिखित रूप से नहीं है, तो सांसद की मर्जी पे चलती है सब चीज़। तो सांसद जो बनाएगा वही कानून हो जाएगा, चाहे प्रकृति के हिसाब से कोई चीज़ सही है फिर गलत, उसे को मतलब नहीं है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझना बात को, जैसे कहीं पे मान लो ब्रिटेन में कोई माइनिंग का काम हो रहा है, खनन का काम हो रहा है, उस खनन को करने से वहाँ के लोगों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जब माइनिंग होता है तो लैंड का जो बहुत सारा एरिया अंदर से खाली हो जाता है। जब हम मिनरल्स निकालते हैं तो वो एरिया अंदर से क्या हो जाता है, खोखला हो जाता है। तो कभी भी वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हो सकता है, वो धंस सकता है वहाँ पर, तो इससे किसी को नुकसान हो सकता है। समझ रहे हो बात को। अब ब्रिटेन की अगर बात देखो, भारत में अगर उसी लैंड माइनिंग पर रोक दिया लगा, बोलेगा कि नहीं, क्योंकि प्रकृति के हिसाब से लोगों को मतलब दिक्कत हो जाएगा, मतलब हो सकता है कुछ लोग मर सकते हैं उसके वजह से। लेकिन ब्रिटेन में क्या बोलेगा कि माइनिंग का प्रोसेस आपका सही था ना, हाँ सही था, कोई बात नहीं, तब आप माइनिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो प्रैक्टिकली रूप में ऐसा है, लेकिन मतलब कहने का मतलब कि थ्योरेटिकल रूप से ऐसा है कि ब्रिटेन में सांसद जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वहाँ भी सांसद उतने बेवकूफ़ नहीं होते हैं, वो समझदारी से काम लेते हैं। कहने के लिए वहाँ पर नेचुरल लॉ नहीं मानते हैं, लेकिन अंदर से वो नेचुरल लॉ को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि जो भी वो कानून बनाते हैं वहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। लेकिन अपने आप को ये कभी नहीं कहते कि हम नेचुरल लॉ को फॉलो करते हैं या फिर कॉमन लॉ को फॉलो करते हैं। कॉमन लॉ क्या होता है, लोक विधि, जो परंपरा चलते आ रहा है। वहाँ की सांसद चाहे तो उस परंपराओं पे भी कानून बना सकता है, परंपरा को वहाँ पे जब चाहे वो तोड़ सकती है। जैसे भारत की जो परंपरा के हिसाब से जो भी चीज़, जैसे ट्रिपल तलाक पे भी कानून बना, ये क्या था, परंपरा ही तो था। तो भारत में भी कभी कभी लोक विधि पर जो है चीज़ें रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, जबकि ब्रिटेन में चाहता तो ये चीज़ तो बहुत पहले ख़त्म कर देता। मतलब वहाँ पर ऐसे परंपराओं का कोई महत्व नहीं है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करता हो, वहाँ पर ऐसे कानून को तुरंत एबोलिश कर दिया जाता है। तो समझ में आ गया पूरा हमारा कंटेंट। तो जुडिशरी भी समझ लिए, हमारा पूरा एग्जीक्यूटिव का भी पूरा मामला समझ में आ गया, और लेजिस्लेचर का भी पूरा मामला समझ में आ गया। तो ये हमारा जो ब्रिटेन का टॉपिक हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, तो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आपको डिफरेंट देखने को मिलता है, और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ से क्या क्या चीज़ बोरो लिया है। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम एज इट इज़ हम लोग वहाँ से लिए, जुडिशरी सिस्टम हम लोग बिल्कुल अलग है। देखो यहाँ पे जुडिशरी सिस्टम आमतौर पे कहने को न्यूट्रल है, कहने के लिए कहता है यहाँ इनको न्यूट्रल रूप से रखा जाएगा, लेकिन न्यूट्रल है कहाँ, इन पे तो बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है ना। तो यही सारा चीज़ था। अमेरिका से भी कई मामलों में ये डिफरेंस है, इंडिया से भी कई मामलों में ये डिफरेंस है, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम वहाँ से इसी तरह से लिया गया। ठीक है, तो आज का हमारा ये ब्रिटेन वाला टॉपिक जो हमारा क्या हो जाता है फिनिश। नेक्स्ट जो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अमेरिकन पार्लियामेंट्री सिस्टम, फिर हम लोग स्विट्जरलैंड का पढ़ेंगे, फिर फ्रांस वगैरह का, फिर जर्मनी सबका पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू।